नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। निशानगंज SCERT कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति करने की मांग की गई है और पुरानी सूची बनाने वाले अफसरों को हटाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में छोटे बच्चों को गोद में लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। नए अफसरों से सूची बनवाई जाए और जो पुराने अफसर थे जिनसे पुरानी सूची बनवाई गई थी उनको तत्काल हटाया जाए और अफसरों की लेट लतीफी से मामला फंसने का डर है। तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निशानगंज SCERT कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। हाईकोर्ट का आदेश का अनुपालन करने की मांग, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। तो हाईकोर्ट का जिस तरह से आदेश आया था और 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले का निवारण करना है और अब लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको शब्दशः पूरी तरीके से उसका पालन किया जाए और नई सूची बनाई जाए और जो पुरानी सूची बनी उसमें जो अफसर संलिप्त थे उनको हटाने की मांग की गई है। तो लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से निशानगंज SCERT कार्यालय पर लगातार महिलाएं, नौजवान हाथ में और गोद में बच्चे लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश आता है और आदेश के बाद अब जिस तरीके ये निशानगंज में SCERT कार्यालय पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ मांग है अभ्यर्थियों की? आसिफ, ठीक है। तो आसिफ हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति करने की मांग की गई है और जो पुरानी सूची बनाने वाले अफसर थे उनको भी हटाने की मांग की गई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनका यह मानना है कि अधिकारी जो है, वो जो अफसर हैं जो सूची बना रहे हैं, वो लेट लतीफी में इस पूरे मामले को डाल सकते हैं और यह मामला पूरी तरीके से फंस जाएगा। इस डर को लेकर लगातार उनकी मांगे है कि जो भी उनकी मांगे उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तो हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं हैं, युवाएं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? ठीक है। तो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग और फिर नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति करने की मांग की गई है। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और निशानगंज SCERT कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है। तो हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कुछ मांगे हैं? आसिफ, जिस तरह से आज फिर एक बार बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और साफ तौर पर मांग है कि सरकार जिस तरह से इस मामले में हीलाहवाली कर रही, इस पर एक्टिव हो और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक कोई शेड्यूल नहीं जारी किया है, सरकार ने सिर्फ एक बैठक की है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस मामले में सरकार ठोस कदम उठाए, क्योंकि यह भी कहा गया कि 2018 में इस भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसके बाद जो परिणाम आए उसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया था और यही वजह रही कि वह कोर्ट की शरण लिए थे और कोर्ट ने फैसला सुना 3 महीने के भीतर फिर से मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया है सीएम। लेकिन अब सरकार इस पर पूरी तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है, ना तो शेड्यूल जारी कर रही है और ना ही कोई
प्रक्रिया, इस मामले में जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रही है। और यह भी अंदेशा जता रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की जिस तरह पहले उनके साथ अन्याय किया गया था और आरक्षण में उनके साथ जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया था, तो इस तरह आगे भी कदम उठाया जा सकता है। और इसको लेकर भी एक बड़ी मांग करते हुए जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं धरने पर बैठ गए हैं। जी ठीक है, ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो पुरानी सूची को लेकर लगातार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो भी हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे शब्दशः उसको लागू किया जाए और नई सूची बनाई जाए, और जो पुरानी सूची बनाने में जो अफसर थे उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए वहां से। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। लखनऊ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होने जा रहा है। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होने जा रहा है। 21 और 22 अगस्त को सुभाषपा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और अधिवेशन में कई राज्य के पदाधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संगठनों से संवाद होगा इस अधिवेशन में और आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लिए यह चुनाव की रणनीति बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी चुनाव लड़ने पर रणनीति बनाएगी। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होने जा रहा है। 21 और 22 अगस्त को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन में आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों से इस पूरे अधिवेशन में संवाद किया जाएगा। हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, ये जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, ये कितने से कितने तारीख तक होने जा रहा है और इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस अधिवेशन में? आसिफ जी बिल्कुल शिवम, जो सुभाषपा का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा और 21-22 अगस्त को यह अधिवेशन होगा और जिसमें 13 राज्यों के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वह इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर भी इस अधिवेशन में चर्चा होगी। और जिस तरह से सुभाषपा ने यह नई पारी की शुरुआत की है, क्योंकि अभी तक भले ही 13 राज्यों से सुभाषपा के का संगठन है, उनके पदाधिकारी है, लेकिन पहली बार यूपी से बाहर जाकर सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर अधिवेशन कर रहे हैं मुंबई में। और सूत्रों का यह भी कहना है कि अधिवेशन के जरिए कहीं न कहीं एक एयर बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि कहीं न कहीं अगर सुभाषपा अगर 13 राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और अन्य राज्यों में जिस तरह से अभी कोई पैठ नहीं है, तो यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के लिए भी चर्चा की जाएगी अन्य दलों के साथ। तो अब भाजपा अध्यक्ष की पूरी तैयारी है, रणनीति है और यह रणनीति कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि अभी पिछले जुलाई में ही एनडीए से हाथ मिलाया था भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने और लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को जीत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के कई ऐसे भी बयान आ चुके हैं चुनावी पीरियड में जिससे कहीं कहीं बीजेपी से दूरी बढ़ाने वाला भी रहा। और अब जिस तरह से 21 और 22 अगस्त को मुंबई में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, या कहीं न कहीं दूसरी टेंशन भरी हुई है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अधिवेशन के जरिए अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। शुरू करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको ले चलेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपई सोरेन को लेकर बड़ी खबर। चंपई का बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबर है।
जेपी नड्डा की मौजूदगी में चंपई सोरेन शामिल होंगे। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। रांची में चंपई का बीजेपी में स्वागत होगा। सूत्रों के हवाले से एक खबर मैं आपको बता रहे हैं। जल्दी बीजेपी के घर में जाने का औपचारिक ऐलान होगा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपाई हो जाएंगे। यानी कि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से झारखंड की सियासत से ये नया मोड़ हमें देखने को मिल रहा है, लगातार इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा था और सूत्रों के हवाले से पहले भी खबर आ रही थी और अब भी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और यह माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपई सोरेन को लेकर यह पूरी खबर है। चंपई का बीजेपी में जाना लगभग तय है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से पहले भी इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था और अभी भी, हालांकि सूत्रों के ही हवाले से खबर है, लेकिन इस बात की पुष्टि पहले भी लोग कर रहे थे, लोग मान रहे थे कि चंपई सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ेंगे तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये सबसे बड़ा ऑप्शन, वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और खबरें भी इसी की है। अजय जी बिल्कुल, देखिए तमाम अटकलें, तमाम सियासी सवालों के बीच में अब लगभग तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि जल्द ही चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। या बीजेपी के सूत्र के हवाले से यह खबर है कि दिल्ली में 2 दिनों से डटे हुए थे और वैसे में किसी बड़े नेता से मुलाकात की और सारी तस्वीरें कुछ ही दिनों में झारखंड में तस्वीरें सामने आ सकती है। तो यह कई बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद आज ये झारखंड लौटेंगे और इसकी राजनीतिक जो अगुवाई है वो जेपी नड्डा करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें चंपई सोरेन शामिल होंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें पोस्ट के बाद झारखंड के सवाल, उनके समर्थक और उनके जो विपक्ष उनके आलोचनाओं को झेलना पड़ा था, वैसे में तस्वीरें अब साफ साफ नजर आ रही है कि जल्द ही अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है अजय, जिस तरीके से यह खबर थी कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, हालांकि बिहार के जो पार्टी हम पार्टी उसके नेता जीतनराम मांझी ने पहले ही ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद यह लग रहा था कि चंपई सोरेन बिहार का रुख करेंगे या एक तरीके से कहें कि हम पार्टी का दामन थामेंगे और एनडीए का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो बीजेपी में ही आएंगे, यानी कि इस बात को कब तक मान के चला जाए कि कब तक चंपई सोरेन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या एक तरीके से कहें कि भाजपाई हो जाएंगे? देखिए, जीतनराम मांझी इंडिया के हिस्सा और जिस प्रकार से पोस्ट के बाद उन्होंने आमंत्रण किया था इंडिया के लिए, तो निश्चित रूप से उसी दिन से यह चीजें सामने तस्वीरें आ चुकी थी कि लगभग वो इंडिया के हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन तमाम अटकलें थी। लगातार आप समझ सकते हैं कि 72 घंटे से अधिक जो है झारखंड की सियासत में एक हलचल मची हुई है। अब कई सवाल पैदा हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर इंडिया गठबंधन, बीजेपी से कई सवाल एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप की चीजें भी लगातार चलती रही झारखंड में। लेकिन अब कुछ समय के बाद अब ये झारखंड जो चंपई सोरेन पहुंचेंगे और ये तस्वीरें सामने तस्वीरें साफ साफ कुछ दिनों में झारखंड से मिलेगी। ये बात बीजेपी के पिछले संख्या से खबरें हैं कि अब जल्द ही झारखंड में बीजेपी में शामिल होंगे। नहीं अजय, एक सवाल ये भी है कि देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है उसके इतने विश्वसनीय नेता का इस तरीके से पार्टी छोड़कर हट जाना और वो भी भारतीय जनता पार्टी में आना, जो वहां की मुख्य विपक्षी दल है और पूरी तरीके से चुनाव में पूरा दमखम भी चलाया जा रहा है, ऐसे में चंपई सोरेन के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा और क्या विधानसभा चुनाव एक तरीके से जो सबसे बड़ा चेहरा होंगे बीजेपी का आदिवासी चेहरा, वो चंपई सोरेन को हम आगे देखता हुआ पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे विश्वसनीयता की अगर बात किया जाए तो चंपई सोरेन है और इसी विश्वसनीयता को देखते हुए जब पॉलिटिकल क्राइसिस झारखंड में हुआ था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस समय मुख्यमंत्री को गिर जाने की जरूरत हुई तो वैसे में सत्ता का कमान चंपई सोरेन को सौंपा था। लेकिन अचानक देश से निकलने के बाद ही सारी तस्वीरें बदल जाती है और अचानक इस सत्ता से बेदखल होकर के उनको बेदखल किया जाता है। वैसे में उनको ये बात उन्होंने पोस्ट करके भी जारी किया है कि मुझे आज ये विश्वास
टूटा है पार्टी के ऊपर। और अब जिस प्रकार से हमने लगातार संघर्ष पार्टी के लिए संघर्ष किया है, पार्टी के लिए अपनी से खींचा है, और वैसे में मुझे अचानक सारी चीजें ना बचाते हुए, सारी चीजों को बंद रखते हुए अचानक मुझे सत्ता से बेदखल किया जाता है, निश्चित रूप से मुझे आत्मिक आघात पहुंचा है। तो वैसे में मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी को एक लगातार कोहलान में एक बड़े नेता की तलाश थी, वैसे में तलाश जब कई सोरेन सामने हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में कई सोरेन के आने के बाद निश्चित रूप से बीजेपी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में होगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे और पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव पहुंचे राहुल गांधी और दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके परिवार से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। तो आज राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा है और वहां पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचेंगे। तो नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव पहुंचे राहुल गांधी। दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और दलित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और दलित युवक को पिछले दिनों मामले में जो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर। तो दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और नेता विपक्ष राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों के रहते हुए भी उस दलित परिवार के घर भी जाएंगे जिसका पिछले दिनों एक मामले में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है और पीड़ित परिवार से मिलने कब तक पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं? क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत धड़ई पिछवरिया गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर 11 अगस्त को एक दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब लोगों के द्वारा आवाज बुलंद की गई, हालांकि भीम युवा आर्मी के द्वारा जब पूरे मामले को मुद्दा बनाया गया तो रायबरेली पुलिस के द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक उसमें एक जो अभियुक्त है विशाल सिंह, जो राजनीतिक कारणवश जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा और परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसी मामले को लेकर आज राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं और सांत्वना दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले की, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और गिरफ्तारी जल्द किए जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक यहाँ पर जत्था पहुंचा था और उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार के परिजन है उनसे मुलाकात की थी और इसलिए पूरी तरह से जो इसका मेन अभियुक्त है उसको जेल भेजने की उनके द्वारा भी बात कही गई। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों के द्वारा जो विशाल सिंह मेन अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी किए जाने का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है और उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इस मामले को लेकर उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
क्योंकि 11 अगस्त को हत्या हुई थी और लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरे अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुए हैं। इसी को लेकर यहाँ के परिजनों में और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जी तो राजू, अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? दूसरा ये कि राहुल गांधी वहां पर पीड़ित परिवार के घर जब पहुंचे तो वो लगभग कितनी देर पीड़ित परिवार के घर थे? जी देखिए, बता दें कि इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, ऐसा बताया जा रहा है। रायबरेली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अभी एक अभियुक्त की तलाश चल रही है, वो फरार चल रहा है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी करने की बात रायबरेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब मुद्दा बनता हुआ देखने को मिला तो रायबरेली सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी है, वो पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं और लगभग 20 मिनट तक परिजनों से उन्होंने वार्ता की है। हालांकि ये वार्ता गुप्त रही है। वहां पे केवल राहुल गांधी के साथ जो मेन लोग आए हुए थे वो उनसे मिले हैं और जो चिन्हित परिजन थे वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उससे मिलकर उन्होंने हर प्रकार की मदद किए जाने की सांत्वना दी है और ऐसा उनके द्वारा कहा गया है जो अभियुक्त फरार चल रहा है उसको जल्द ही गिरफ्तारी करके उसको पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पे जो ऐसे मुद्दे हैं उस पर सवाल लाजमी हो जाता है, क्योंकि लगभग 10 दिन बीत गया है और मेन अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी है और उसी घेरे को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए पार्टियां जो है आवाज बुलंद करने यहाँ पीड़ित परिजन के घर पहुंच रही हैं। ठीक है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।